ज्ञान मन ध्यान यू लीगल गाइड। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। सो गाइज अलग अलग तरह के लॉज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, ठीक है, लेकिन कुछ लॉज हैं जो सब पर अप्लाई होते हैं, ठीक है, सब पर, चाहे हम हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी, वो सब पर अप्लाई होगा, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, राइट। लेकिन इसके सिवा होते हैं पर्सनल लॉज। ये तो हो गए आपके जो सब पर अप्लाई होते हैं, क्रिमिनल लॉज या सिविल लॉज। इसके सिवा होते हैं पर्सनल लॉज, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड जो होते हैं, सक्सेशन से रिलेटेड होते हैं, अडॉप्शन से रिलेटेड होते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे पर्सनल लॉज। जैसे हिंदू में आपको शादी करनी है तो आपको किसी और वे से करनी होगी। दो हिंदूज के बीच में कैसे शादी होती है उसका तरीका अलग है। दो मुस्लिम्स के बीच में कैसे शादी होती है उसका तरीका अलग है, राइट। क्रिश्चियंस में कैसे होती है वो अलग है। तो ये उनके पर्सनल लॉज हो गए। सो इंडिया में इतने ज्यादा पर्सनल लॉज होने की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है। सो इंडिया में इतने अलग अलग तरीके के पर्सनल लॉज होने की वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है, राइट। कभी मैरिज की चीजों को लेके, कभी डिवोर्स की टॉपिक्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जब आप लोग फैमिली लॉ पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि क्यों इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है और क्यों कितनी सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है। तो क्या मैं कह सकती हूँ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज लैक यूनिफॉर्मिटी? दे लैक यूनिफॉर्मिटी, इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट पर बहुत सारे लॉज है। मैरिज की बात हो रही है तो उस पर अलग अलग लॉज आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो कंफ्यूजन बहुत होती है, ठीक है। पर्सनली मैं फैमिली लॉ पढ़ रही हूँ तभी आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। पर्सनल लॉज यार समझो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, ठीक है। देयर रिलीजियस टेक्स्ट इन सम सेंस, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है ऑर्थोडॉक्सी का, ठीक है। वो इतने पुराने लॉज है, कस्टम से निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें कुछ एलिमेंट ऑर्थोडॉक्सी का आ जाता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, प्लस वुमेन को इतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं इन लॉज की वजह से। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कब उठी? ये बात उठी यार जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। उसका रीजन ये है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो वो तो अपने देश के लॉज जानते हैं ना, इंडिया के लॉज तो जानते नहीं थे। तो जब उनके बीच मैरिज को लेके कोई बात आती थी, अडॉप्शन को लेके बात आती थी या सक्सेशन को लेके कोई केस आता था, तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि पर्सनल लॉज अलग अलग थे। हिंदूज के अलग थे, मुस्लिम्स के अलग थे, क्रिश्चियंस के अलग थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ठीक है। सबके लिए एक लॉ होगा जिसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं रहेगी और वो अच्छे से जस्टिस रेंडर कर पाएंगे। ब्रिटिश पीपल ने ये भी सजेस्ट किया कि लॉज का कोडिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉज कोडिफाइड नहीं थे यार, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का नेचर क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का नेचर है सेक्युलर, ठीक है। इट इज सेक्युलर इन नेचर। ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता है, इंस्टेड ये कहता है सभी रिलीजन का एक ही लॉ होना चाहिए, राइट। इट्स अ सेक्युलर लॉ। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूसीसी के फेवर में थे, क्योंकि जो पर्सनल लॉज होते थे वो वुमेन के लिए काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे और भीमराव अंबेडकर जी डिस्क्रिमिनेशन के हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं, इसीलिए वो यूसीसी को बहुत स्ट्रांगली फेवर करते थे। सो अगर तब इसकी इतनी बात उठी थी तो इसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? इसे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया बिकॉज जो डिफरेंट रिलीजन्स थे, ठीक है, जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज थी, वो इसे रेजिस्ट कर रही थी। वो कह रही थी नहीं, ये नहीं आना चाहिए, हमारा जो लॉ है वो वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ऑर्थोडॉक्सी सोच जो है ये काफी ज्यादा बीच में आ रही थी, इसीलिए उस वक्त इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। प्लस उस वक्त और भी बहुत ज्यादा डिफरेंट चैलेंजेस थे हमारे लिए, पॉवर्टी थी, काफी ज्यादा और भी डिफरेंट चैलेंजेस थे, जिस वजह से इसे साइड रख दिया गया उस वक्त के लिए। बट आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, बिकॉज इस सच में पर्सनल लॉज काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं इन नेचर। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए। किसमें अमेंडमेंट्स करने थे? हिंदू पर्सनल लॉज में, ठीक है। इन अमेंडमेंट्स को ही हम कहते हैं हिंदू कोड बिल्स, ठीक है। क्या क्या वो अमेंडमेंट्स हुए? ये अमेंडमेंट्स इंक्लूड करते थे हिंदू मैरिज एक्ट 1955,
हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जो एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है यूसीसी की तरफ, वो है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये एक्ट बात करता है इंटर रिलीजियस मैरिजेस के बारे में। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की बात की गई है? जी हाँ, की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में, जो कि कहता है द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में सिर्फ एक लॉ होना चाहिए जो कि हर रिलीजियस कम्युनिटी पर अप्लाई होगा, जहां पर मैरिज, सक्सेशन, अडॉप्शन एटसेट्रा की बात होगी। ठीक है, इस चीज को लेके अलग अलग लॉज नहीं होंगे हर रिलीजन में, पूरे इंडिया में एक ही लॉ को फॉलो किया जाएगा। सो फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या होता है? दे आर बाइंडिंग, राइट? वो बाइंडिंग होते हैं, लेकिन डीपीएसपीज बाइंडिंग नहीं होते हैं गाइस। इसीलिए यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखा गया, ताकि जब हम सब रेडी होंगे इसे एक्सेप्ट करने के लिए, तभी ये फोर्स में आएगा। ठीक है, इसीलिए इसे डीपीएसपीज में रखा गया ताकि ये मैंडेटरी ना रहे। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पार्लियामेंट को डायरेक्ट किया कि पार्लियामेंट को यूसीसी लेकर आना चाहिए इन द ईयर 1985, जब शाहबानो का केस आया था। ठीक है, शाहबानो के केस में ये बात उठी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2018 में बीजेपी ने एक प्रपोजल दिया था फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द एंटायर इंडिया। सेकंड चैलेंज है ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट एंड अटैचमेंट विद पर्सनल लॉज। देखो, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है लोगों का, ठीक है, उनकी बहुत ही ज्यादा दकियानूसी सोच है। अभी भी लोगों की सोच बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाई है, राइट? और उनकी जो अटैचमेंट है पर्सनल लॉज को लेके कि अरे नहीं ये हमारे जमाने से चले आ रहे हैं, ये वाला जो अटैचमेंट है ना, ये टूट नहीं पाता है, जिस वजह से ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है। जो थर्ड चैलेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। ठीक है, देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वालिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो रिलीजन के पर्सनल लॉस जो भी है वो वैसे ही रखने पड़ेंगे, राइट? क्योंकि आप किसी रिलीजन को टच नहीं कर सकते हो, फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट हो जाएगा, राइट? लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ देखे तो एक ही लॉ सबके लिए होना चाहिए, है कि नहीं? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ या राइट टू इक्वालिटी देखें तो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है बहुत ज्यादा। अगर आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बचाने जाओगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है, और अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ के पास जाओगे तो रिलीजन की जो रिलीजियस फीलिंग्स है लोगों की वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है। सो मेरिट्स क्या क्या है यूसीसी के? जो सबसे पहला मेरिट है जो मैंने पर्सनली भी फील किया है वो है यूनिफॉर्मिटी आएगी और कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाएंगे लॉज, सबके लिए एक रहेंगे, यूनिटी भी बढ़ेगी यार इससे इंडिया में, प्लस कंफ्यूजन दूर होगी, लॉज का सिंप्लीफिकेशन होगा। ठीक है, लॉज काफी ज्यादा सिंपल हो जाएंगे, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज कम होंगी, राइट? एक सेक्युलर सोसाइटी इस्टेब्लिश कर पाएंगे हम, और जेंडर जस्टिस होगा, राइट? डिस्क्रिमिनेशन हटेगा वुमेन के अगेंस्ट। सो रीसेंट चेंजेस क्या है? जो सबसे रीसेंट सेक्युलर लॉ हमारे सामने आया है वो है कारा गाइडलाइंस, CARA, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, ये सबसे सेक्युलर लॉ है जो अभी हमारे सामने आया है। ये बेसिकली गाइडलाइंस है यार जो बच्चों के अडॉप्शन की बात करती हैं। सो बीजेपी के एमपी मिस्टर किरोड़ी लाल मीना ने यूसीसी 2021 प्रपोज किया था, बट किसी रीजन की वजह से वो इसे मूव नहीं कर पाए। सो इंडिया में गोवा ही एक ऐसी जगह है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होता है। इसे आप गोवा सिविल कोड भी कह सकते हैं या गोवा फैमिली लॉ भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? सिर्फ गोवा में क्यों अप्लाई होता है, बाकी इंडिया में क्यों नहीं है? सुनो, जब इंडिया ने एनेक्स किया गोवा को इन 1867, ठीक है, इंडिया ने गोवा को जब एनेक्स किया इन 1867, तब वहां पे पोर्टुगीज सिविल कोड अप्लाई होता था 1867। ठीक है, उस पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 को ऑल्टर नहीं किया गया, ठीक है, चेंज नहीं किया गया,
वही सिविल कोड चले आ रहा है जिसे आज हम गोवा सिविल कोड कहते हैं या गोवा फैमिली लॉ कहते हैं। और इसकी इस बीच काफी ज्यादा तारीफ भी हुई है, काफी ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छी चीज है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ है और ऐसा ही सिविल कोड पूरे इंडिया में भी अप्लाई होना चाहिए। सो क्या बाकी कंट्रीज में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है? जी हाँ, एप्लीकेबल है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एक्सेट्रा, इन सारी कंट्रीज में वन कंट्री वन लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सो यूसीसी को लेके यार कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये इंडिया के लिए अच्छा होगा या इंडिया के लिए बुरा होगा, राइट? इट्स अबाउट कि हम कब रेडी होंगे इसे एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जितना ज्यादा लोग जल्दी तैयार होंगे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, उतनी जल्दी यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? सो आप अपने प्लीज व्यूज जरूर शेयर करिएगा यूसीसी के बारे में, क्योंकि आपके व्यूज से ही आप चेंज आएगा, राइट? अगर आप अपने व्यूज शेयर करोगे उसी से तो पता चलेगा ना कि यू आर इन फेवर और अगेंस्ट, वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं। लॉ पिप्स मेरी इंस्टा आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां भी आकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।